मिंद्र अरोड़ा बीए पार्ट सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए सोर्सेज ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे थे हम। और उसमें आज हम आर्थिक वृद्धि के जो दूसरे कारक हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आर्थिक वृद्धि के कारकों में जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख कारक माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ किसी देश की जनसंख्या का आकार तथा उसमें वृद्धि दर का आर्थिक वृद्धि की दर पर काफी प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या का आकार कम होने पर न तो पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन संभव हो पाता है और न ही देश में उत्पादन के लिए व्यापक बाजार मिल पाता है। दूसरी ओर यदि जनसंख्या अधिक है तो इससे आर्थिक वृद्धि में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती है। बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के बाद बचत के रूप में अधिक नहीं रह पाता और इससे पूंजी निर्माण नहीं हो पाता और पर्याप्त पूंजी निर्माण के अभाव में आर्थिक वृद्धि संभव नहीं हो पाती। तो ये देखा हमने, जनसंख्या ज्यादा जनसंख्या का होना भी एक ड्रॉबैक है। जनसंख्या वृद्धि की दर भी तेज नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने पर आर्थिक प्रगति का लाभ नहीं मिल पाता, खाद्य पदार्थों की कमी होती है, बेरोजगारी बढ़ती है तथा अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स की संख्या ज़्यादा है। क्योंकि बेरोजगारी रहती है, प्रति व्यक्ति आय तथा श्रम की कार्य क्षमता कम रहती है तथा देश में उपलब्ध साधनों पर जनसंख्या का भार बढ़ने से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि जनसंख्या के संबंध में एक निश्चित नीति अपनाई जाए जिसके अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि दर को देश की आवश्यकताओं के अनुकूल नियंत्रित करने के उपाय किए जाएं। अनियंत्रित रूप से जनसंख्या बढ़ते रहने पर आर्थिक वृद्धि बहुत कुछ निष्प्रभाव हो जाती है। दूसरे हमने देखा कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो आर्थिक विकास के लिए केवल आर्थिक कारक ही पर्याप्त नहीं, बल्कि गैर आर्थिक कारकों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये ऊपर वर्णित आर्थिक कारकों को प्रभावित करते हैं। अर्थशास्त्री नक्शे के अनुसार आर्थिक विकास मानवीय गुणों, सामाजिक वृत्तियों, राजनीतिक परिस्थितियों तथा ऐतिहासिक संयोगों से बहुत निकट का संबंध रखता है। कहने का मतलब यह है कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये इम्पोर्टेंट है कि सामाजिक और ढांचा कैसा है किसी देश का। अगर रूढ़िवादिता है तो वो जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा बाधक है। इसी तरह से देश में जो है पॉलिटिकल अपहीवल्स हैं या राजनीतिक वातावरण जो है स्थिर नहीं है, तो उसके कारण भी आर्थिक विकास में बाधा आती है। कई बार हम देखते हैं कि केंद्र में ऐसी सरकार होती है जो कि कई पार्टियों के मिलकर के बनने से बनती है और उनके बीच में आपस में खींचतान होती है और क्लियर कट मेजोरिटी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सही ढंग से जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एजेंडा को। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति तथा आर्थिक विकास में क्या संबंध है। इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या संबंध है। कीमत स्तर में परिवर्तन आर्थिक विकास को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। कीमतें न केवल उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करती है बल्कि आय को भी, और आय में परिवर्तन के द्वारा उपभोग के स्तर को प्रभावित करती है। कीमतें ही बचत तथा निवेश की मात्रा को निर्धारित करती है। इट इज प्राइसेस विच डिटरमिन्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अब प्रश्न यह उठता है कि आर्थिक विकास में किस प्रकार की कीमतें अधिक सहायक होती है। प्रमुख अर्थशास्त्रियों में अनेक ऐसे हैं जिनके विचार में बढ़ती हुई कीमतें अथवा मुद्रास्फीति किसी न किसी प्रकार से आर्थिक विकास में सहायक होती है और वे कुछ अंशों में मुद्रास्फीति को अनिवार्य भी समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि
एक माइल्ड इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में जो है वो सहायता करता है। केन्स ने, उदाहरण के तौर पर, केन्स ने विकास संबंधी उपयुक्त वातावरण के लिए बढ़ते हुए कीमत स्तर को आवश्यक समझा तथा अनेक देशों में आर्थिक विकास का श्रेय जो है वो प्रॉफिट इन्फ्लेशन को दिया। अर्थशास्त्री प्रोफेसर रोस्टोव ने भी इस बात का समर्थन किया कि अनेक देशों के विकास में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। देखो, इन्फ्लेशन क्या होता है? माइल्ड इन्फ्लेशन जो है प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव देता है कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से और ज़्यादा डिमांड होने से उनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। तो एक माइल्ड इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा गिना जाता है। प्रोफेसर आर्थर लुइस के विचारानुसार मुद्रास्फीति विकास की ही एक उपज या बाई प्रोडक्ट होती है। निवेश में वृद्धि से मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, परंतु उत्पादन में तत्काल वृद्धि नहीं होती है। निर्माण कार्यों को पूरा होने में कुछ समय लगता है। परिणाम स्वरूप मांग तथा पूर्ति के असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है जो मुद्रास्फीति को जन्म देती है। तो ये देखा गया है कि कैसे जो है वो इन्फ्लेशन जो है एक इकोनॉमी में आता है। निवेश की मात्रा की तुलना में बचत की मात्रा का कम होना स्थिति को और भी जटिल बना देता है। आपने निवेश तो बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन उतनी सेविंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप रहेगा। फिर एक विकासोन्मुख अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में तो मुद्रास्फीति से बचना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उत्पादन का ढांचा पिछड़ा होने के कारण उत्पादन में उस तेजी से वृद्धि नहीं होती जिस तेजी से वस्तुओं के लिए मांग बढ़ती है। ऐसी दशा में साधनों की कमी के कारण डेफिसिट फाइनेंसिंग या हीनार्थ प्रबंधन की मात्रा का हीनार्थ प्रबंधन की मदद ली जाती है या हीनार्थ प्रबंधन किया जाता है। जो लोग आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति को आवश्यक समझते हैं, उनके तर्क जो है वो इस तरह से हैं। पहला, मुद्रास्फीति की दशा में कीमतें बढ़ने से उत्पादकों का लाभ बढ़ता है, जिससे वे निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। निवेश बढ़ने पर रोजगार, उत्पादन तथा आय में वृद्धि होती है। तीनों चीजें बढ़ती है इन्वेस्टमेंट बढ़ने पर। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और आय में भी वृद्धि होगी। दूसरा, मुद्रास्फीति से पूंजी के विकास या कैपिटल ग्रोथ में जो है वो सहायता मिलती है, क्योंकि 3-4 कारण गिनाए। कंपनियों द्वारा अधिक लाभांश अगर दिया जाता है तो उससे उन्हें इक्विटी कैपिटल या साधारण पूंजी जुटाने में प्राप्त करने में सुविधा होती है। दूसरा, परिवर्तनशील आय वाले ग्रुप या वेरिएबल इनकम ग्रुप के लोगों की बचत करने की शक्ति बढ़ती है, और स्थिर आय वाले लोग भी बढ़ी हुई कीमतों पर कुछ वस्तुएं खरीद नहीं पाते और बचत करते हैं। तीसरा, सरकार हीनार्थ प्रबंधन या डेफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा बजट के घाटे को पूरा करती है, जिससे अतिरिक्त पूंजी प्राप्त होती है। चौथा, विदेशी पूंजी के आगमन में वृद्धि होती है। तो ये 4 कारण जो है बताए हैं जिससे मुद्रास्फीति से पूंजी के विकास में सहायता मिलती है। तीसरा तर्क जो अर्थशास्त्री देते हैं कि क्यों मुद्रास्फीति आवश्यक है, कि निवेश तथा उपभोग पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होने पर प्रभावपूर्ण मांग बढ़ती है, जिससे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। निवेश तथा उपभोग पर अगर किए जाने वाला व्यय बढ़ता है तो उससे इफेक्टिव डिमांड बढ़ती है और उससे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। चौथा, स्फीतिक दशाओं में तीव्र गति से औद्योगिकीकरण व आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है। अगर किसी इकोनॉमी में स्फीतिक दशाएं हैं, अर्थात इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज हैं,
तो उसमें तीव्र गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव मिलता है माइल्ड इन्फ्लेशन के कारण, और वो निवेश बढ़ाते हैं। निवेश बढ़ाने से, जैसा पूर्व में बताया गया है, इफेक्टिव डिमांड बढ़ती है। पांचवा, मुद्रास्फीति के कारण उन औद्योगिक या उत्पादन इकाइयों को लाभ होता है जिनकी उत्पादन क्षमता उच्च स्तर पर नहीं होती है। कुछ समय पश्चात ये इकाइयां भी अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेती है और इनसे सामान्य आर्थिक प्रगति बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो ये हमने देखे कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति जो है किस तरह से इकोनॉमी में कुछ हद तक जो है माइल्ड इन्फ्लेशन जो है अच्छा गिना जाता है। लेकिन अगर मुद्रास्फीति के अच्छे प्रभाव तभी कायम रह सकते हैं जब तक वह सामान्य स्थिति में रहती है, और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है भयंकर मुद्रास्फीति की दशा में, ये जो अपन ने सारे अच्छे प्रभाव बताए हैं इन्फ्लेशन के, वो सारे लुप्त हो जाते हैं और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर होता है, नेगेटिवली प्रभावित होता है। आर्थिक विकास जो है रुक सा जाता है और इकोनॉमी जो है वो कई तरह की समस्याओं से जो है वो घिर जाती है। आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।